हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू ZTR प्लेटफॉर्म 11th एंड 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जिसका कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है 11th पढ़ने में भी और 12th पढ़ने में भी। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है आपका इक्विलिब्रियम में भी हेल्प आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका क्लास 12th का है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेज भी उसमें यूज होते हैं। और रही बात नीट और जेडब्ल्यू, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। प्लस ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है डिफिकल्ट? बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नीट, ऑब्वियसली बात है, नीट कर रहे होते हैं। नीट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी होने की वजह से उनका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो मुझे मतलब जिन बच्चों से मैं मिल चुकी हूँ मैक्सिमम, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करता है। अब रही बात थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें समझ में आ गया कि हाँ ये आपका क्लास 11 का। मैं क्यों बार बार बता रही हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एट द एंड में जाके क्या करते हैं, एट द एंड में जाके वो चेक करते हैं कि उनका सिलेबस क्या है। इसीलिए ये मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि ये आपका क्लास 11th में है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। सबसे पहले तो बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्यों ये आपके 11th के सिलेबस में है, क्यों इसको ऐड करा गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है, किसका? साइंस का एक ब्रांच है। और साइंस में भी केमिस्ट्री में का कौन सा पोर्शन है? ये फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आपको अभी ये पता जरूर होना चाहिए, जो आपका केमिस्ट्री है वो, हम केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। उसमें से जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम अभी 11th शुरुआत है, इसलिए मैं आपको इतनी छोटी बेसिक्स भी बता रही हूं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करता है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होगा, और इसमें आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी डिटेलिंग में नहीं करूंगी, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कितने में हमने केमिस्ट्री को डिवाइड किया और कितने पार्ट्स में आप पढ़ते हैं। मेजरली हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसको हम थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, जो कि थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। और मतलब फिजिकल की इंटीग्रेशन और ये वो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। प्लस आपका मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा यूज होता है, इसीलिए जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। वो ये बोल रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है? थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या है आपका? थर्मो मीन्स हीट। थर्मो मीन्स, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि थर्मो मीन्स क्या है आपका? थर्मो मीन्स हीट, ये वाला थर्मो मीन्स है आपका हीट। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब हीट का मूवमेंट, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन, वही होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। मेनली मूवमेंट का मतलब हम काइनेटिक्स से भी समझ सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब हीट का काइनेटिक एनर्जी में चेंज। इनिशियली तो डेफिनेशन यही थी, पर धीरे धीरे ये देखा गया कि जो आपका एनर्जी है, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से कई सारे एनर्जी का जो चेंज हो रहा है, मतलब एक एनर्जी से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का चेंज देखा गया थर्मोडायनेमिक्स में। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का भी चेंज देखा गया। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज हो रहा है एनर्जी को, उसको हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। मेनली हीट, थर्म मतलब हीट होता है ना, तो मेनली हीट का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज, उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि हमारी क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स है, बट हमारे सिलेबस में क्यों ऐड है वो भी पता है। अब क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसने बोला थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में इलैबोरेट अगर मैं करूं तो उसमें ये बोला गया कि इंपॉर्टेंस क्या है, वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करता है। मतलब कि कई सारे आप मॉलिक्यूल्स ले लो, आयंस ले लो, एटम्स ले लो, कई सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करता है। सिंगल एक जो रिएक्शन हो रही है उसकी बात नहीं करता, एक बड़े स्तर पे जो रिएक्शन हो रही है उसकी बात करता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड वो बात करता है आपका फिजिबिलिटी।
सेकेंड बात करता है फिजिबिलिटी, पहले मैंने लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज बल्क, मतलब बल्क में जो रिएक्शन हो रही है उसकी बात करता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर तो सबको पता होगा कि क्या होता है मैटर, मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, वो होता है मैटर, ठीक है। तो मैटर का कैसा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद हम देखेंगे कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। अभी तो सिर्फ आप इतना समझिए कि जो मैक्रोस्कोपिक मतलब बल्क में कोई रिएक्शन अगर हो रही है उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक, और ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है कि थर्मोडायनेमिक्स इसकी बात करता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करता है, ठीक है। एक और दूसरा पॉइंट क्या है, किसकी बात करता है, फिजिबिलिटी की बात करता है। रिएक्शन यहाँ पे ये आपके फिजिबिलिटी की बात करता है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिजिबिलिटी का मतलब होता है ए प्लस बी बन के, ए प्लस बी बन के सी बना रहा है, ए प्लस बी बन के क्या बना रहा है, सी। तो क्या ये फिजिबल है, अभी तो मैंने लिख दिया कि हाँ प्रोडक्ट बन गया मतलब फिजिबल है। अगर इसके लिए दूसरा रिएक्शन लू, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो हाँ ये फिजिबल है, तभी तो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है अमोनिया। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। बट कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, जरूरी नहीं हमने 2 केमिकल मिलाए 3 केमिकल मिला दिए तो वो फिजिबल हो। फिजिबल का मतलब जरूरी नहीं है, फिजिबल मतलब कोई चीज होना, एक्चुअल में कोई चीज होना उसको बोलेंगे फिजिबल, अगर नहीं हो रहा तो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है फिजिबिलिटी की बात करता है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी लिमिटेशंस क्या आ गई, क्या है इसकी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ये है जैसे कि सोडियम को, सोडियम की हमने रिएक्शन कराई, मतलब सोडियम को हमने बाहर रखा और क्या करा वो हम, आपको पता होगा कि सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, इसीलिए हम उसको कैरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि वो जल्दी से एयर से रिएक्ट नहीं कर जाए, ठीक है। क्योंकि हम बोलते हैं उसको कि वो जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो एल्कली मेटल्स होते हैं। उसके बाद बात करेंगे जब हम एल्कली मेटल्स की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तब हम उसकी डिटेलिंग में जाएंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो मतलब आप पल्प भी नहीं झपकोगे, ब्लिंक ऑफ आई करोगे उतने में ही वो रिएक्शन हो जाएगी। और दूसरी रिएक्शन में ले रही हूं आपके लिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो रिएक्शन सेकेंड्स में हो जाती है वो रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन है जो कि बहुत टाइम सालों लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में, दोनों रिएक्शन को वो सेम सेम तराजू में तोलता है कि भाई ये भी रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, ये भी रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, दोनों से प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। तो दोनों रिएक्शन क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिफाइन करता कि इसको इतना टाइम लगा और इसको ये जल्दी से हो गया। दोनों ही रिएक्शन अगर हो रही है तो वो बोलता है कि हाँ ये फिजिबल है। वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करता, वो टाइमिंग की बात नहीं करता थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इनएबिलिटी टू टेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ पाथ, क्या पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, क्या पाथ फॉलो होगा, मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का बनने में पाथ क्या फॉलो होगा उसकी भी बात वो नहीं करता। नाउ कम टू नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक, ऑब्वियसली बात है माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात वो नहीं करता। ये तो हमारा थोड़ा सा क्या रहा, इंट्रो रहा थर्मोडायनेमिक्स को लेके। आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या चीजें हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस, अब इसमें कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स कैसी है, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सारी चीजें क्या हैं। हम जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें मेनली हम दो ही चीज पढ़ेंगे और इसी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होगा। मतलब कि अभी जब हमने अभी स्टार्टिंग में ही बोला है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या करता है कि एनर्जी का एक्सचेंज देख रहे हैं, तो किसके बीच में देख रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देख रहे हैं। अब ये सिस्टम क्या है उसको अच्छे से देख लीजिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप अभी बोर्ड पे देख रहे हो तो आपके लिए जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो बोर्ड पे है, तो बोर्ड आपका सिस्टम हो गया और आजू बाजू के जो पूरी चीजें वो आपका सराउंडिंग हो गया, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो चलो इंडिया का एक मैप बना देते हैं। यहाँ पे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये आपका लगभग कार्टून वाला ही समझ लो कि ये इंडिया का मैप और यहाँ पे हम एमपी में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये जो है मध्य प्रदेश में आपको दिखा रही हूँ,
थोड़ा सा और अच्छे से बना लेना। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश दिखा रही हूँ यहाँ पे एमपी में मैं बोल रही हूँ जो एमपी है वो है आपका सिस्टम, और ये पूरा जो इंडिया है वो है आपका सराउंडिंग। पूरा इंडिया क्या है आपका सराउंडिंग, एमपी जो है वो आपका क्या है सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया जिसमें हम हमारा काम चल रहा है सिस्टम, और सराउंडिंग क्या हो गया आजू बाजू का एनवायरमेंट। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट करता है वो होती है बाउंड्री। वो होती है बाउंड्री, मतलब ये इसके आजू बाजू की जो बाउंड्री है वो अलग कर रही है एमपी को इंडिया से, वो अलग कर रही है इंडिया और एमपी को अलग कर रही है, उसको हम बोलेंगे, मैं बाउंड्री को अलग से बना रही हूँ, तो वो एमपी और इंडिया को अलग कर रही है, क्या बाउंड्री अलग कर रही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया हो गया, एमपी हो गया, अब सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो हो गई बाउंड्री। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ बाउंड्री। तो बाउंड्री समझ में आ गया, सिस्टम समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो सिस्टम है, सिस्टम प्लस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को जब आप मिलाओगे तो वो बनेगा यूनिवर्स, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही एक यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो होता है बाउंड्री। ठीक है, वो होता है बाउंड्री। अब अगर मैं एक बात बोलूं कि बाउंड्री आपकी दो तरीके से हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और बाउंड्री आपकी एक्चुअल बाउंड्री भी हो सकती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपका ले रही थी क्या बोलते हैं एग्जाम्पल आपका ये ले रही थी, तो मैंने बोला कि हाँ एक एमपी की बाउंड्री है ना, एक्चुअल में एक बाउंड्री है, तो बाउंड्री आपकी एक्चुअल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी ऐसे कि मैं आपकी पढ़ा रही हूँ और आगे जो बच्चे बैठे हो उन वो और मैं, हम में, मतलब वो मैं बोल रही हूँ सिस्टम है, और मैं अपने आप वो जो है सराउंडिंग, और मैं अपने आप को बोल रही हूँ सिस्टम हूँ। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो कि सेपरेट कर रही है एक फैकल्टी को अदर स्टूडेंट से, तो वो बीच में जो आ रही है वो है बाउंड्री, वो इमेजिनरी बाउंड्री है। और एक्चुअल बाउंड्री, जैसे पानी पी रही हूँ तो वो जो ग्लास है, ग्लास भी एक बाउंड्री बना रही है, पानी जो है वो सिस्टम है, उसके आजू बाजू एक ग्लास के अंदर है तो वो उसकी बाउंड्री हो गई। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब सिस्टम की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिस्टम क्या है आपका, इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द ऑब्जर्वेशन आर कैरिड आउट। ऑब्जर्वेशन जिसमें भी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो है आपका सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है, सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है, जैसे कि सिस्टम के अलावा ये वाला पार्ट है आपका पूरा, ये सिस्टम के अलावा जो पार्ट है वो पूरा हम बोलेंगे, सिस्टम के अलावा जो पार्ट है वो क्या है आपका, वो सराउंडिंग है। सिस्टम हो गया ये, और आजू बाजू वाला पार्ट जो हो गया वो आपका पूरा क्या हो गया, सराउंडिंग। दोनों ही किस में आ रहे हैं आपके यूनिवर्स में। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, बाउंड्री करता है। बाउंड्री की डेफिनेशन देखिए, द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। तो बाउंड्री भी समझ में आ गया, सिस्टम भी समझ में आ गया, बाउंड्री भी और सराउंडिंग भी। नाउ ये जो टर्म्स है इसको बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ लिया कि ठीक है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। अब जो सिस्टम है, सिस्टम को हमने तीन उसमें डिवाइड किया है, तीन तरीके से डिवाइड किया है, तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से वो तीन टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है वो देख लेते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज टाइप्स में लिख दे रही हूँ। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को आप देखिए, ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा आपका जिसमें हीट मास और हीट दोनों का एक्सचेंज होगा, उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। जैसे कि कप ऑफ टी, कप ऑफ टी अगर आपने रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो आप हाफ एन आवर ही ले लीजिए, हाफ एन आवर बाद जो कप ऑफ टी है, जो कप ऑफ टी है, हाफ एन आवर आप देखेंगे कि वो जो कप ऑफ टी है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, और अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन के लिए उसको छोड़ दिया, मतलब एक दिन के लिए उसको मैंने टच भी नहीं किया, तो क्या होगा, वो वेपर बन के, गर्म था वेपर बन के, इसका जो अभी जो मैं देख रही हूँ लेवल इतना है, वो थोड़े टाइम बाद, मतलब ये बोल रही हूँ इनिशियल इतना था और ये वॉल्यूम हो गया फाइनल आपका इतना, मतलब लेवल ऑफ टी कम हो जाएगा। तो दो चीजें हुई, एक तो ये ठंडा हो गया, एक तो ये ठंडा हो गया, मतलब हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट हुआ।
ठीक है। और अब दूसरा क्या हुआ, मास, यस मास भी एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ मास भी दोनों हो गए, मास एक्सचेंज ऑफ मास प्लस एक्सचेंज ऑफ हीट दोनों चीज हुई है। अब अगर आप बोलो कि मैम क्या सिर्फ आपने कप ऑफ टी का एग्जाम्पल लिया तो क्या जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम ही होगा तभी एक्सचेंज, नहीं जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे तो मैंने कप ऑफ टी लिया था अभी, अभी इसके बदले मैं कोल्ड ड्रिंक का ले लूं, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक, तो वो क्या हो जाएगा, वो ठंडी है वो गर्म हो जाएगी। कप ऑफ टी लिया था तो टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो कोल्ड ड्रिंक का जो ग्लास है वो थोड़े टाइम बाद गर्म हो जाएगा, मतलब इन टोटल एक्सचेंज ऑफ मास हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ मास हो रहा है, कम या ज्यादा दोनों हो सकता है, कब, जब वो ओपन सिस्टम हो। ठीक है, नाउ कम टू क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या हुआ कि मैंने जो कप ऑफ टी रखी थी उसको मैंने बोला चलो थोड़ी देर बाद पियेंगे, उसको हमने ढक दिया। ठीक है, उसको एक इसी कप को इसी कप को हमने यहाँ से कोई एक लिड लगा दी, ये जो ये कोई लिड है। अब क्या हुआ, ये कप ऑफ टी जो है हम देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद जो हीट है, हीट तो एक्सचेंज हो गई, मतलब ठंडा तो ये हो गया थोड़े टाइम में। ठीक है, हाफ एन आवर बाद पिया तो ठंडा हो गया। बट बट क्या हुआ, क्या मास एक्सचेंज हुआ, क्या मास एक्सचेंज हुआ, इतना लेवल था तो क्या इतना लेवल हो गया इसका कम हो गया लेवल, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लिड से हमने ढक के रखा था, तो मास तो एक्सचेंज नहीं हो पाया क्लोज सिस्टम में, पर हीट एक्सचेंज हो गई, हीट एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज ऑफ हीट हो गया, मास एक्सचेंज नहीं हो पाया। नाउ कम टू थर्ड, तीसरे पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब हमने इसके आजू बाजू क्लोज तो कर दिया, इसको क्लोज करने के साथ साथ एक साइड में बाउंड्री भी बना दी, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ना ही मास एक्सचेंज कर पा रहा है, ना ही मास इधर से उधर जा पा रहा है, ट्रैवल कर पा रहा है, प्लस बोलेंगे हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, किसमें, हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल है आपका थर्मस फ्लास्क, एग्जाम्पल है आपके थर्मस की बॉटल, जिसमें आप पूरा फॉर एग्जाम्पल पानी गर्म घर से भर के ला रहे हो, तो अप्रोक्सीमेट उसका एवरेज तो लिखा होता है 24 आवर्स, बट मैं मानती हूँ कि 12 घंटे तक तो, 12 आवर्स तक तो वो ठंडा नहीं होता। जैसे आप लेके आओगे फॉर एग्जाम्पल गर्म पानी लेके आए हो तो गर्म ही रहेगा, और ठंडा लेके आए हो तो ठंडा, कॉफी लाए तो कॉफी रहेगी, चाय लाए तो चाय रहेगी। ठीक है, तो ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको रिव्यू अगर करें तो वापस से यहाँ पे ओपन सिस्टम में हमने बोला मास, ओपन सिस्टम में हमने बोला कि मास प्लस हीट दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, मास प्लस हीट दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि लिड से हमने ढक दिया है, हीट एक्सचेंज हो जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास एक्सचेंज हो सकता है ना ही हीट एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि आउटर एक कवरिंग है जिसके थ्रू ना ही हीट, उसका एग्जाम्पल है थर्मस फ्लास्क, थर्मस की बॉटल जो कि आप लेके आते हो, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है जिसकी वजह से हीट या मास एक्सचेंज नहीं होता। नाउ कम टू नेक्स्ट, इसको हम एक एग्जाम्पल देके और समझेंगे, फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या है ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम में हमने देखा कि हाँ ठीक है, ओपन सिस्टम जो होता है द सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ऑब्वियसली बात है, ये जो एक्सचेंज की बात कर रही हूँ ये किसकी बात कर रही हूँ, सिस्टम और सराउंडिंग दो ही चीज है जो आपको पढ़ना है, और सारा मैटर, एनर्जी हो या वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये सिस्टम और सराउंडिंग इन दो चीजों में ही होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ये सिस्टम है और इसके आजू बाजू एक सराउंडिंग है, इनके बीच में ही एक्सचेंज होगा पूरे टाइम, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, नंबर ऑफ मोल्स हो, किसी भी चीज का चेंज हो, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों में एक्सचेंज, दो चीजों के बीच में एक्सचेंज होगा, वो है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो ओपन सिस्टम है ये बोल रहा है इसमें दोनों चीज एक्सचेंज हो सकती है, क्या, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है और मास भी एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा है क्लोज सिस्टम, हमने देखा उसको ढक दिया तो मास तो नहीं जा सकता ना कहीं, तो हीट एक्सचेंज हो सकती है और मास एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो सकता। कम टू आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच नीदर एनर्जी नॉर मैटर कैन एक्सचेंज, ना ही एनर्जी आपके सिस्टम से सराउंडिंग के पास जाएगी और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम के पास कोई भी एनर्जी, मतलब हीट या प्रेशर या वॉल्यूम का कोई भी चेंज होगा। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसके बाद
इसी को हमने थोड़ा-सा और एलैबोरेट करा है सिस्टम और सराउंडिंग को या टाइप्स ऑफ सिस्टम को, मतलब सिस्टम सराउंडिंग का रिलेशन समझाने के लिए टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम जो 3 चीज़ें मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई है, उसी को ये वाले स्लाइड के थ्रू भी मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्लोज़ सिस्टम है। मैंने बोला बाउंड्री आपकी 2 टाइप से हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है या एक्चुअल बाउंड्री भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये बाउंड्री है कोई, यहाँ पे ये क्लोज़ सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, यहाँ पे देखिए एनर्जी आ भी सकती है और एनर्जी इससे जा भी सकती है, कब? जब ये क्लोज्ड हो। लेकिन मास का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे लेकिन ओपन सिस्टम अगर है तो देखिए मास इन मास आउट, मतलब मास एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी इन एनर्जी आउट, एनर्जी का भी चेंज हो रहा है, मास का भी चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे मास का चेंज नहीं हो रहा। कम टू दिस, नो एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पे ना ही एनर्जी का कोई